Hello everyone, good evening, a very very good evening. Good evening नहीं सुनाई दे रहा है मुझे. Chat section में good evening तो कह दो. Let me know if this evening is better for all of you as well, just like it is for me. Good evening everyone, good evening. कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया एकदम? Very very good, बहुत ही बढ़िया. Let's get started. दिस इज डे नंबर 26. 26 दिन हो गए भाई, पता ही नहीं चला 26 डेज कब हो गए. दिस इज सच अ गुड टाइम. सैटरडे है आज, 26th डे है आज. मॉडर्न हिस्ट्री को जल्दी से क्विकली फिनिश कर देते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते करके इन द लास्ट फ्रॉम द लास्ट 10 years. देखो, मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि इफ यू आर फॉलोइंग मी स्टार्टिंग से अब तक, यू मस्ट बी नोइंग कि देर आर सेवरल टॉपिक्स विच हैव बीन रिपीटेड इन पीवाईक्यूज. कितने ही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं पीवाईक्यूज में, है ना. 26th डे है आज, काफी इंपॉर्टेंट डे है आज. 2 से 3 बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये मैंने आपको काफी बार बताया है ना. और ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी हर क्लास में आपको दिखाया है. आज की क्लास होने वाली है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज हर टॉपिक के ऊपर एक माइंड मैप भी हम यूज करेंगे. ठीक है. एवरी टॉपिक विल कम विद पिक्चर्स, माइंड मैप्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक रियली वेल, ताकि टॉपिक बढ़िया तरीके से आप समझ सको. पर लाइव टेस्ट सॉल्व करने के बाद माइंड मैप पढ़ने को मिलेगा. ठीक है. सो आई होप दैट यू आर हियर विद योर रजिस्टर्स. सबने अपना पीवाईक्यू रजिस्टर बना ही रखा होगा. सब लोग अपने रजिस्टर्स निकाल लो, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट्स बनाने वाले हैं हम क्लास में. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं आज का सेशन. अच्छा, पहले मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बता दो, सब जग रहे हो या नहीं, या सब सो गए? आर यू ऑल अवेक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, मैम वी आर अवेक. जल्दी से बताओ, सब लोग जग रहे हो? एवरीवन इज अवेक. वेरी वेरी गुड. कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो यार. ये नहीं हो कि सो रहे हो और मैं पढ़ा रही हूँ सोती हुई क्लास को. ठीक है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कौन करेगा? जल्दी से बताओ. इतनी मेहनत से हम रोज पढ़ाई कर रहे हैं, तो लाइक करना तो बनता है ना. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपने वीडियो को लाइक कर दिया है? जल्दी से लेसन को लाइक करें, उसके बाद हम शुरू करेंगे. देखिए, 100 दिन में 1000 से ऊपर पीवाईक्यूज हमारे कवर हो जाएंगे. दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? और क्लास शुरू करने से पहले ना, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है. ठीक है. काफी स्टूडेंट्स ये मेल करते हैं कि मैम वी आर एंशियस, मैम वी आर इन स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है. देखो, लाइफ आपकी ही खराब नहीं है. खराब क्यों बोल रही हूँ मैं? खराब मतलब ये नहीं कि लाइफ बुरी है, लाइफ बहुत सुंदर है. खराब मतलब बच्चों को लगता है अरे यार एग्जाम के लिए हमें ही पढ़ना पड़ रहा है, दुनिया तो एंजॉय कर रही है. ऐसा नहीं है. लाइफ इज नॉट ईजी. यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एडमिट द फैक्ट दैट इट इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर यू. आपके लिए लाइफ ऐसा नहीं है टफ है, मेरी लाइफ टफ है क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी सबकी लाइफ ईजी है. नहीं, आपसे 100 टाइम्स ज्यादा खतरनाक लेवल पर चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों के पास. लाइफ इज नॉट ईजी फॉर एनी वन. लाइफ इज डिफिकल्ट. दैट इज द नेचर ऑफ लाइफ, सो दैट यू कैन इवॉल्व. अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस, डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, आप इवॉल्व नहीं करोगे. आप लिख लो कहीं इस बात को. ये नेचर का विधान है, ये नेचर का रूल है. टू मेक यू इवॉल्व यू हैव टू फेस डिफिकल्टीज. और आजकल डिफिकल्टीज मेंटल लेवल पर ज्यादा आती हैं. एवरी वन गोज थ्रू एंग्जाइटी, एवरी वन गोज थ्रू ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस, आइसोलेशन, स्ट्रेस एटसेट्रा. बट in order to evolve, the butterfly has to kick the boundaries of the cocoon. बटरफ्लाई अगर कुकून से आप अपने हाथ से खींच के उसको निकाल दो ना, वो उड़ नहीं पाएगी, वो मर जाएगी. ओके. तो बटरफ्लाई को कुकून से आने में इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है? ताकि उसके पंख स्ट्रॉन्ग हो सके. निकलते ही उड़ती है बटरफ्लाई, है ना. तो थोड़ा सा अपने लाइफ में जब भी आपको लगे ना बहुत रोना आ रहा है, मुझे अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही, कंपेयर करने का मन हो रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, मैं कहाँ हूँ, जब ये सारे बेकार के क्वेश्चन दिमाग में आने लगे, क्योंकि दिमाग का काम है सोचना, तो अपने आप को ये समझाना कि कोई है जो शायद कपड़ों के लिए तड़प रहा है, कोई है जो सर पे छत के लिए तड़प रहा है, कोई है जो एक टाइम के खाने के लिए तड़प रहा है, और हम आराम से क्लास कम से कम देख तो पा रहे हैं. कोई है जिसके पास किताबें ही नहीं है, कोई है जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि एक पेन भी खरीद सके, है ना. तो हर चीज में ग्रेटफुल रहना है. चैलेंजेस को अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस का पार्ट मानना है. समझ लो, ये आपकी साधना है. साधना नहीं करोगे तो कैसे सिद्धि पाओगे, है ना. सिद्धि पानी है तो साधना करना पड़ता है, तप करना पड़ता है. ये पढ़ाई ही आपकी तप है.
ठीक है, चलो इसी नोट पे आज का सेशन शुरू करें। बट शुरू करने से पहले कल के टॉपर्स की एक बार लिस्ट तो देख लें। कल के टॉपर्स की नहीं, सॉरी, ये आज के ही टॉपर्स की लिस्ट है। अभी तक बच्चों ने टेस्ट का लिंक मैंने टेलीग्राम पे दिया था, जिन जिन बच्चों ने आज की पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए हैं ये उनके टॉपर्स के नाम है। कृष्णा, गुलशन, हर्ष, सौरभ, आयुष, सिमरन, वीर, मुस्कान, एहसान, जया, मोएदा, सतीश, कौशल, जी मोहन एंड चंदन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग सभी बच्चे, वैसे तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ही हमेशा डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहते हैं, बट टॉपर्स को स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। चलो सबसे पहले ना लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं @kalam.in। kalam.in पे आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, ये देखो डे 26 के एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर पीवाईक्यूज हैं, सॉरी, अटेम्प्ट नाउ बटन है। चलो मैं क्लिक कर रही हूँ, मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। यू हैव टू पार्टिसिपेट विद मी इन दिस MCQ, इन दिस PYQ, ओके। तो स्टार्ट टेस्ट कर दे, सब लोग रेडी हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइमर देख लो, 11 मिनट 58 सेकेंड्स हैं, 11 मिनट का टाइम है अभी आपके पास, जल्दी से मार्क करने हैं, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। Who among the following was or were associated with the introduction of रेतवारी सेटलमेंट इन इंडिया? आपको बताना है इसका आंसर मुझे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक में, क्वेश्चन में माइंड मैप को पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सो लेट मी नो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेतवारी सेटलमेंट इन इंडिया? कौन इसमें, जल्दी से बताओ, इन्वॉल्व था? ओके, सो द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी इज, ठीक है, सी बोल रहे हो, ऑल राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन मार्क करते हैं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century was increase in export of handicrafts, Indian handicrafts, growth in number of Indian owned factories, commercialization of Indian agriculture, rapid increase in urban population। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में, what will be the correct answer in this case? जल्दी से बताओ, आप लोग में जो टॉप पे लेकर आना है आप लोगों को मुझे, ठीक है, मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए। लेट्स सी कितने बच्चे मेरी हेल्प करते हैं फुल मार्क्स लाने में, चीटिंग हो गई है ना। करेक्ट आंसर वुड बी, चलो आप बोल रहे हो सी मार्क करते हैं। क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं, फिर माइंड मैप पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में डायरकी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउस, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, हैविंग 2 सेट ऑफ रूलर्स, एक लंदन में एक दिल्ली में, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इन 2 कैटेगरीज। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन मार्क करूं मैं, जल्दी से बताओ। ऑल राइट, देखो डायरकी तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, डी बोल रहे हो आप लोग, चलो डी मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ 18th century वर रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम, शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइस एंड टी, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पेट्रे एंड ओपियम। मैं आपको यहाँ पर आराम से 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से बताओ करेक्ट ऑप्शन में कौन सा मार्क करूँ। विच ऑप्शन शुड आई मार्क, कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए, टाइम देख ले, 9 मिनट रहते हैं। ऑल राइट, डी बोल रहे हो सब लोग, चलो डी मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? Active all India participation of lawyers, students and women in national movement, active involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement, joining of peasant unrest to India's national movement, drastic decrease in cultivation of plantation crops and commercial crops। जल्दी से बताओ, significant aspect चंपारण सत्याग्रह का पूछा गया है, important aspect पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मोमेंट कौन सा था चंपारण सत्याग्रह में? अच्छा, आप सी बोल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कितना टाइम रहता है? 8 मिनट बचे हैं अभी अपने पास। द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्बिट्ररी पावर टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स। जल्दी से बताओ, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट किसके बारे में बात कर रहा था? 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा मार्क करूं मैं, कौन सा ऑप्शन आप कहते हो कि मार्क करना चाहिए? डी बोल रहे हो, ठीक है, डी। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। टाइम देखो 8 मिनट बचे हैं अभी, ऑलमोस्ट 7 मिनट्स। क्वेश्चन 7, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल
कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, आर्मी नहीं इंडियन नेवी की बात हो रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, सबसे पहले कौन सा हुआ था, क्रोनोलॉजिकल मींस ईयर वाइज, सबसे पहले कौन सा हुआ फिर लास्ट में कौन सा आया, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन मार्क करूं मैं, 1 मिनट का टाइम है, अच्छे से सोच लो, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, नेवी की बात हो रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ऑल राइट, सी बोल रहे हो, चलो सी मार्क करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, 7 मिनट बचे हैं आप लोगों के पास, क्वेश्चन 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix wages of industrial workers and to allow workers to form trade unions. N.M. Lokhande was a pioneer in organizing labor movement in British India. अगर आपने स्पेक्ट्रम किताब पढ़ी है उसमें फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, इवन एनएम लोखंडे सर का नाम भी मेंशन्ड है। करेक्ट आंसर बताओ कौन सा मार्क करूं ऑप्शन, जल्दी से फटाफट, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, अगर आपने फैक्ट्रीज एक्ट ढंग से पढ़ा है फर्स्ट स्टेटमेंट को आराम से देख सकते हो ठीक है या नहीं। बी बोल रहे हो, चलो बी मार्क करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कितना टाइम बचा है, 6 मिनट बचे हैं अपने पास। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, राधाकांता देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, गजूलू लक्ष्मी नारसू चेत्ती फाउंडर ऑफ मैड्रास महाजन सभा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। करेक्टली मैच्ड पेयर बताएं जल्दी से, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर, जल्दी से बताएं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें से एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी से यूज किया जा सकता है, यू कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड वेरी इजीली। बताओ कौन सा ऑप्शन मार्क करूं, बढ़िया से जल्दी से बताओ, सोना नहीं है, उठ जाओ, चलो जल्दी से वेकअप। ओके बी बोल रहे हो। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कितने मिनट बचे हैं देखें तो जरा, हमने कितने मिनट में सॉल्व किया, 5 मिनट बचे हैं, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927 वाज टू, बटलर कमिटी का ऑब्जेक्टिव बताना है, डिफाइन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिफाइन पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, इम्प्रूव लीडरशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927, क्या था ऑब्जेक्ट बटलर कमिटी का, लेट्स सी, जल्दी से बताओ। अच्छा तो कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए मुझे, विच ऑप्शन शुड आई मार्क, ऑल राइट डी मार्क करना चाहिए, चलो कर दिया डी मार्क, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सबमिट कर दूं टेस्ट को फिर, ठीक है सबमिट बटन पे क्लिक कर रही हूँ, लेट्स सी कितने मार्क्स आए हैं मेरे, अरे वाह 20 आउट ऑफ 20, वेरी गुड। पर टॉप पे देखो कौन है, गुलशन, हर्ष, कृष्णा, सौरभ इज ऑलरेडी ऑन टॉप, रियली रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। व्यू आंसर्स पे क्लिक करेंगे अब हम यहाँ पर, तो हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, फिर हम माइंड मैप पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन रेवतवारी सेटलमेंट, तो रेवतवारी सेटलमेंट के पास जाते हैं जरा, ठीक है। तो जब हम रेवतवारी सिस्टम की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर क्या करेक्ट था आपका, लेट्स सी द आंसर, आंसर वाज 2 and 3, दैट इज अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद रेवतवारी सिस्टम, करेक्ट। 1820 में सर थॉमस मुनरो थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे, उन्होंने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया, बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अलेक्जेंडर रीड बट इट वाज टेकन फॉरवर्ड बाय थॉमस मुनरो, और ये सबसे पहली बार ना तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, जो बीच में मिडिल मैन हुआ करते थे ना, उनको हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। अब इंडिविजुअल कलेक्टर्स विल बी हायर्ड हु वर नोन एज रेवत, लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट, and that land revenue was collected by ryots, that is the individual collector, there will be no middlemen because middlemen were making the system more and more corrupt, है ना, अपना एडेड पैसा और मांगते थे फार्मर से, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरकी के ऊपर था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरकी के ऊपर था। डायरकी का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब ही हो गया यहाँ पर 2, ओके। तो इसमें क्या हुआ था, सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ओके। तो जो एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट्स मिनिस्टर्स कंट्रोल करते थे, इसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डालते थे। And finance, law and order was controlled by governor, which was sent to the reserved subject list. It was reserved for the governor, and rest of the subjects were transferred to the ministers, so they were put in the transferred subjects list.
प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यहाँ पर ज्यादा पावर दे दी गई। और डायरकी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर पुट फॉरवर्ड बाय मॉन्टेग्यू एंड केम्सफोर्ड। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो डाई और आर्की सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में क्या किया गया, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ओके, अब बात आती है चंपारण सत्याग्रह की। सो हियर व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑन चंपारण सत्याग्रह? लेट्स हैव अ लुक कि भाई चंपारण सत्याग्रह के ऊपर क्या क्वेश्चन आया था। दिस वाज द क्वेश्चन, which one of the following is a very significant aspect? Joining of the peasants to India's national movement। चंपारण में आप देखोगे 1916 में क्या हुआ था, 17 में पहला सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया गया था, गांधी जी ने लॉन्च किया था, और पेजेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था बिकॉज दे वर वेरी अपसेट विद द तीन काठिया सिस्टम। 3/20th part of a biga of their holding was forced, they were forced to cultivate indigo over them, over that, यानी कि अपने पूरे जमीन का 3/20वां हिस्सा जो है, ठीक है, उस पे आप इंडिगो कल्टीवेट करो, और फोर्स किया जाता था। वी नो दैट इंडिगो बेसिकली व्हाट वाज इट डूइंग, इट वाज टर्निंग द लैंड इनटू बैरन, राइट, इट वाज मेकिंग द लैंड बैरन। तो यहाँ पर तीन काटिया सिस्टम इम्पोज किया गया था, एंड द पेजेंट्स वर नॉट हैप्पी बिकॉज दे वर आल्सो गेटिंग लो क्रॉप रेम्यूनरेशन। कितना क्रॉप प्रोड्यूस किया उस बेसिस पे उनको पैसा नहीं मिलता था। एरिया ऑफ लैंड, कितने एरिया ऑफ लैंड में प्रोडक्शन हो रहा है उस बेसिस पे पैसा मिला करता था, तो दैट वाज रॉन्ग। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। ठीक है, अब देखो ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। वाई? बिकॉज सी एवरीवन नीड्स रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो हमारे जो लेबर है, जो काम करती है फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, राइट, दे ऑल्सो नीड अ वॉइस टू रिप्रेजेंट देम, एंड दैट इज वाई वी नीडेड ट्रेड यूनियंस, है ना। तो पहला लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच वाज नोन एज वर्किंग मेंस क्लब, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1870 बाय शशिपदा बैनर्जी। जब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लेकर आया गया, इसके अंदर ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन मेंशन नहीं थी, दैट इज व्हाई पीपल वर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट। ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इस एक्ट को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को स्टैब्लिश किया जाए, so that if there is any problem between the traders and the company owners or factory owners, that can be solved. Okay, स्ट्राइक्स के ऊपर बैन लगा दिया गया, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप हड़ताल पे नहीं जा सकते। बट देन हाउ, इफ दे आर नॉट इवन अलाउड टू प्रोटेस्ट और स्ट्राइक, देन हाउ विल दे वॉइस आउट देयर ओपिनियन? ओके, सो दैट वाज द क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आई थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, राइट। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी डिमांड, सॉरी द म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो सबसे पहले आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज इट वाज कंडक्टेड इन 1931। देन कम्स, उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, विच बिकॉज इट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1946। एंड अभी 18 फरवरी आने वाला है, कल ही है, तो कल म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को कब सेलिब्रेट किया गया? 1942 में सेलिब्रेट बेसिकली लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कोई भी मेजर इवेंट आता है, एनी मेजर इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, रिमेंबर टू राइट इट डाउन ईयर वाइज। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, ईयर वाइज रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी न्यूज़पेपर में किसी की भी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं उस इंसान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जरूर पढ़ती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ राधाकांत देव, ठीक है, हिज बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द हिंदू न्यूज़पेपर और इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, आई विल स्टडी हु वाज दिस पर्सन एंड व्हाई ही इज रेलेवेंट फिगर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, राधाकांत देव की बात करें तो इन्होंने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया था, ये उसके पहले प्रेसिडेंट थे 1851 में। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार आईएएस एग्जाम क्रैक किया था इन्होंने। पहली बार जब क्रैक किया तो ब्रिटिशर्स ने इनको हटा दिया। वाई? बिकॉज उन्होंने बोला कि आपने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड टाइम इन्होंने क्रैक किया एग्जाम 1871 में, तब ब्रिटिशर्स ने वापस थोड़े महीनों बाद इनको हटा दिया जॉब से। वाई? बिकॉज दे सेड कुछ जुडिशियल एरर किया है आपने। सो ही फाउंडेड एंड एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी काफी सीनियर मेंबर थे ये। And when we talk about Gazulu Lakshmi Narasu Chetty, he basically was a very wealthy merchant. तो इन्होंने एक इंडिया का पहला
ओन्ड, अपना खुद का ओन न्यूज़पेपर था क्रेसेंट, जिसको इन्होंने स्टैब्लिश किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, टू वॉइस आउट द ओपिनियन ऑफ द मर्चेंट्स, द पेजेंट्स, द लेबर्स एटसेट्रा. सो दिस वॉज योर टुडेज क्लास. ये है आपका आज की क्लास. ओके, तो जल्दी से बताओ मुझे, लेट मी नो इफ यू इंजॉयड द सेशन. सेशन इंजॉय किया सभी ने यहाँ पर? अब ना मेरे पास आप लोगों के लिए एक टास्क है. क्लास के स्टार्टिंग में आपको याद है मैंने क्या समझाया था कि लाइफ इज नॉट जस्ट डिफिकल्ट फॉर यू, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. है ना? सबके लिए टफ है लाइफ, हमारे लिए सिर्फ अकेले के लिए तो नहीं है. इफ आई थिंक कि माई प्रॉब्लम्स आर द बिगेस्ट, यू विल से मैम कम लिव आवर लाइफ फॉर वंस, यू विल फाइंड कि आवर प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देन योर, राइट? आई अंडरस्टैंड. हर एक इंसान जो खुश भी है ना, स्माइल भी कर रहा है, वो भी कोई ना कोई चैलेंज फेस कर रहा होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर पर्सपेक्टिव. तो आपका टास्क ये है कि आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन जर्नी में टॉप 2 प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. एनी टॉप 2 प्रॉब्लम्स विच कम्स ऑन द टॉप ऑफ योर हेड कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है अपना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है? हर एक बच्चे के दो जो टॉप 2 चैलेंजेस हैं इस तैयारी में वो आप मुझे बताओ, और मैं कमेंट सेक्शन में आपको हेल्प करूंगी उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए. ठीक है? दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. मैं आपका वेट करूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में. ठीक है? थैंक यू सो मच.